अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। नया दिन की तरफ से, समा की तरफ से पूरी कौम को जश्न आजादी मुबारक। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। ये जो इतना पूरा हम लोगों ने एहतमाम किया है ना आपके लिए, वो इसलिए किया है क्योंकि आज का पूरा दिन हम न सिर्फ ये कि जश्न मनाएंगे, बल्कि हम याद करेंगे अपने मोहसिनों को जिन्होंने हमें ये पाकिस्तान दिया, आज़ादी दी। ज़मीन का ये टुकड़ा हमारे लिए कितना अहम है, ये आज़ादी हमारे लिए कितनी अहम है, और हमसे मुराद हम है। कोई सूबा नहीं, कोई कौम नहीं, कोई बोली नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई मसलक नहीं, कोई फिरका नहीं। आज का दिन है सिर्फ पाकिस्तान के नाम। ये जो सूरज उग रहा है ये जश्न आज़ादी का है, और आज के दिन को हमें इसी तरह सेलिब्रेट करना है। जब मैं और शुएब इस मकाम पर आए तो हमने क्या देखा? सब्जा, बड़े अनोखी अनोखी तरह से चहकने वाले परिंदे, और साथ में ये जो अकब में आपको इमारत दिखाई दे रही है ना, ये इसके साथ ऐसा लगता है मेरा दिल धड़क रहा है। एग्जैक्टली हम मौजूद हैं फ्लैग स्टाफ हाउस से, कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी म्यूजियम भी कहा जाता है। यहाँ पर अवाम आते हैं और यहाँ से बहुत सी यादें लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री है। कायद-ए-आज़म ने यहाँ पर बहुत सा वक्त गुजारा। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये रिफ्रेश का बटन हम यहीं खड़े खड़े होके क्यों दबाए भला? हाँ, हम अंदर भी जाएंगे, लेकिन नाज़रीन को जरा बाहर खड़े खड़े ये बता दें खरीदा कब था? ओके 1943 में खरीदा था, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना 1964 तक यहाँ पर रिहाइश पजीर थी। बहुत सी यादें अंदर हैं, बहुत से राज अंदर हैं, तो वो चलकर हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले किरण, उससे पहले हमें ये भी आपको बताना होगा कि कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान भर में सेलिब्रेशंस हो रही है, और जो हमारी नुमाया मुनफरिद मकाम रखने वाली, हमारे दिल के आसपास कहीं बसने वाली शख्सियात हैं, वो आज के दिन किस तरह से जोश का, जज्बे का, अज़्म का अयादा कर रहे हैं। क्यों ना सबसे पहले किरण आरिफ लोहार साहब की बात की जाए। भाई, लोक मौसीकी की बात वाकई सबसे पहले होनी चाहिए। फोक टच पहले होना चाहिए सबसे। और किरण, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान इस वक्त मौजूद हैं आरिफ लोहार साहब के साथ, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। और प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले मेहमान हमारे हैं आरिफ लोहार साहब। बिल्कुल जश्न आज़ादी का दिन है और आज़ादी की खुशियां मनाई जा रही हैं। मेरी तरफ से किरण आपको और शुएब आपको आज़ादी की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हो। इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने लोक गायकी के मैदान में अपने फन का लोहा मनवाया। एक मिरास को लेकर वो चल रहे हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड गुलकार आरिफ लोहार साहब। आरिफ भाई, कैसे हैं आप और आज़ादी की खुशियाँ कैसे मना रहे हैं? आज का समा बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ ये समा जो है ना, ये इतनी खुशियाँ लेके आया। अल्लाह ताला बद नज़र से बचाए। हमने जो पिछले दिनों 5 माह से 6 माह तक जो हमने अजियत देखी है, मेरे मालिक ने इस कौम पे बड़ी करम नवाजी की है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि आप इससे खुशियाँ मनाएं ज़रूर, जश्न ज़रूर मनाएं, पर डिस्टेंस को मेंटेन रखें। तो सबसे पहले कोई खूबसूरत सा मिली नगमा है मेरा एक, मैंने बहुत गाया, वो पेश करता हूँ। मेरे देश में हर पल चाहूं तेरा सोना रूप सजाऊं, के तू है पहचान मेरी, के तुझसे है शान मेरी। मेरे देश में हर पल चाहूं तेरा सोना रूप सजाऊं, के तू है पहचान मेरी, के तुझसे है शान मेरी। आपने पहला तराना कौन सा गाया और कब गाया था, तब कैसे जज्बात थे? यही तराना जो मैंने अभी गुनगुनाया है, मेरे देश में हर पल चाहूं, ये वजीर अफजल साहब ने इसकी धुन बनाई और इसे फर्रुख बशीर साहब ने अपने प्रोग्राम में इसे पेश किया। और इसकी बुनियाद पर मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में इसका भी बाकायदा जिक्र हुआ कि मेरा ये तराना बहुत पॉपुलर हुआ और 10, 12, 14, 15 साल चलता रहा, अब भी चलता है। पहले से इंतजार होता है कि 14 अगस्त आ रही है और इसको अपने सुरों की माला में परोकर मैंने अपने जो चाहने वाले हैं उनको गिफ्ट देना है इस आज़ादी का। क्या जज्बात होते हैं? मेरा यही जज्बात, मैं समझता हूँ कि चंद दिन की जिंदगी अपने मुल्क के लिए सिंसियर रहें। दौलत ओढ़ना बछोड़ना नहीं है, दौलत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अपने मुल्क के वक़ार को ज़रूर बुलंद करें। इसका मोराल बहुत बुलंद होना चाहिए। जुगनी एक पहचान बन गई और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी भी आपके गाने बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन जो जुगनी को पॉपुलैरिटी मिली है वो शायद दीगर गानों को नहीं मिली।
इसकी क्या वजह है, और थोड़ा सा जुगनी गुनगुना भी दें हमारे नाज़रीन के। मैं समझता हूँ दर्जा बदर्जा हर गाने को एक हैसियत है हर गाने की। जो मैं गाता हूँ एक मैसेज जाता है, तो मैसेज लोग, मैं गाता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं गाता हूँ, मैं दिल से बात कहता हूँ, लोग दिल से सुन लेते हैं। गाने वाले तो अल्लाह ताला उनको उस्ताद लोग होते हैं, वो बहुत बड़े घराने होते हैं, तो मैं जो दिल से बात करता हूँ लोग दिल से सुन लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत है, और जुगनी जो है वो इसलिए मेरी पहचान बनी क्योंकि मेरे मालिक का नाम था उसमें। तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे मौला इली वाली जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ए वे सर सब्ज दी जुगनी जी। चिमटे का ही क्यों इंतखाब किया? और भी बहुत से साज हैं, आज की नौजवान नस्ल तो जी गिटार लिए फिरती है और बहुत से हैं साज मॉडर्न, लेकिन आपने चिमटे का ही इंतखाब किया। हाजी मरहूम आलम लोहार साहब की मिरास को लेकर चले और दुनिया में नाम बनाया, इसके इंतखाब की कोई ख़ास वजह कुछ बताएं? उनकी विरासत जो है मेरे लिए सब कुछ है। अल्लाह और उसके रसूल के बाद जो अल्लाह ताला ने मुझे मुल्क दिया, और जो चिमटा है ये दरवेशी साज है। तो मैं समझता हूँ कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए बनते हैं, कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए बनती हैं। तो ये इम्तजाज मेरा मालिक बनाता है, उसने जब इज्जत देनी होती तो बहाने बनाता है। आखिर में इस जश्न आज़ादी पर अपने चाहने वालों को और हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं यही कहूँगा, अपने मुल्क की कदर करें, अपने लोगों की कदर करें, उन रिश्तों की कदर करें जो रिश्ते आपके साथ जुड़े हुए हैं। मेरे देश पे मालका सदा करदा रवि एहसान, तेरा बसे काबा सोनिया, मेरा बसे पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत मिली नगमा एक आपका बहुत मकबूल हुआ है, हर बंदा, हर प्रोग्राम, हर टीवी चैनल्स पर चल रहा है, तो उसके भी दो शेर अगर गुनगुना दें तो प्रोग्राम खूबसूरत हो जाएगा हमारा मजीद। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। पहले एक आजाद मुमलिकत का ख्वाब देखा, फिर कठिन सफर तय किया, तारीख बनती चली गई, वक्त गुजरता चला गया, अजीम रहनुमा सामने आते रहे और उस वक्त के नौजवान आगे बढ़ते रहे, मुश्किलात को तय करते रहे। अब ख्वाब की ताबीर मिल चुकी, लेकिन जज्बा बिल्कुल वैसे का वैसे ही। और ऐसे ही एक कारकुन से आज आपकी मुलाकात कराएंगे इस शो में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान। जिला फिरोजपुर से हिजरत करने वाले जफरुल्लाह खान की उम्र तो है 88 वर्ष, मगर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का जज्बा अभी तक कमजोर नहीं पड़ा। कहते हैं कि एक आग का दरिया अबूर करके ही आजाद मुल्क में दाखिल हो सके थे। हिजरत के वाकयात उन्हें आज भी याद हैं। 14 अगस्त 47 को हम लोगों ने अपने गांव जलालाबाद में जश्न मनाया कि हम पाकिस्तान में हैं। फिर 2 दिन के बाद रेड क्लिफ से कांग्रेस ने मेल मिलाप करके तो कश्मीर को रास्ता देने के लिए गुरदासपुर का कुछ हिस्सा और फिरोजपुर का कुछ हिस्सा वो इंडिया में डाल दिया। तहरीके पाकिस्तान के कारकुन समझते हैं कि नए वतन के क़याम के मकासद 73 साल के बाद भी पूरे नहीं हुए। जैसा मुल्क हम चाहते थे वैसा नहीं बन सका। इससे तो पाकिस्तान न मानता तो अच्छा था, हम वहाँ बाइज्जत रहते थे, हमें कोई खतरा नहीं था। इसलिए पाकिस्तान में आए कि यहाँ अल्लाह रसूल का कानून होगा, इंसाफ होगा, लेकिन ये तो पाकिस्तान वो नहीं है। जफरुल्लाह खान अगरचे अब चल फिर नहीं सकते, मगर उन्होंने बतौर इंजीनियर पाकिस्तान की तरक्की में पूरा हिस्सा डाला। उनका अज़म है कि वो आखिरी सांस तक जो हो सका वो पाकिस्तान के लिए करेंगे। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। अब आपको पेशावर लेकर चलते हैं और 87 साला नजफी साहब से मुलाकात कराते हैं, जो कि आज भी माजी की यादों में जिंदा है। और ऐसा क्यों ना हो, तहरीक आज़ादी के जितने जुलूस पेशावर में निकलते थे और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो जलसा होता था, जो जलसा गाह होती थी, ये उसमें लाजमी शिरकत करते थे। साद बिन अवैस की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरा नाम अब्दुल कदीर नजवी है। अब इस वक्त मेरी उम्र 87.5 साल है और उस वक्त मेरी उम्र 14.5 साल थी
जब मैंने कायदे आज़म के दीदार का शर्फ हासिल किया, मैं बड़ा मुतासर हुआ कि ये कमज़ोर बदन वाला आदमी इतना बड़ा काम करने जा रहा है, जो कि आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क वो बनाने जा रहा है। पाकिस्तान साजी के लिए बड़ा काम किया। मैंने ये जो जलसे वगैरह होते थे उनमें हिस्सा लिया, जुलूसों में हिस्सा लिया। उस वक़्त के तरानों में से एक का मुझे अब तक याद है शेर, मुजाहिदीन सब शिकन बड़े चलो मुजाहिदीन पाक जहाँ बड़े चलो। डॉक्टर अब्दुल गनी ने 1919 में काबुल में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी। कायदे आज़म ने तो मुस्लिम लीग बनाई थी, उन्होंने बनाई थी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। मकसद ये था कि असूल आज़ादी के लिए जद्दोजहद की जाए। शाह इस्माइल शहीद, शाह वलीउल्लाह, उसके बाद ये सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और इस तरह के दीगर ज़ुआमा जो हैं, इनकी कुर्बानियों और आवाम की कुर्बानियों से ये पाकिस्तान वजूद में आया। ये बड़ी जल्दी नहीं बन गया, साल लग गए। पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ही दौलत दिया है, बहुत वसाइल हैं इसमें। आज अगर कायदे आज़म जिंदा होकर अपनी लाहत से बाहर आ जाए तो बड़े परेशान हूँ, बड़े परेशान हूँ। ये है वो मुल्क जिसको मैंने बनाया था, इस मकसद के लिए बनाया था। पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान जो है इसको औज मिले, औज, और पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान को इस्तेकाम मिले। आज़ादी का दिन हम सबको दिलो जान से ज्यादा प्यारा होता है। जब बात होती है जश्न की, हम सब गुनगुनाते हैं। हम सबका कोई ना कोई फेवरेट ट्रैक होता है, फेवरेट मिली नगमा होता है। जैसे मेरा है सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात भी नहीं कर रहा, फैसलाबाद की बात करूंगा कि वहां पर छोटे छोटे से बच्चे यानी छोटे छोटे से फनकार कैसे जश्न आज़ादी मना रहे हैं, कैसे सुर लगा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। जब से मैं इस मकाम पर आई हूँ, यहाँ आई हूँ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे परिंदों की चहकार सुन सुन के मुझे तो बच्चों की मीठी मीठी बोलियां याद आ रही हैं। और ये जो आज का दिन होता है ना, ये तो होता है मिल्ली नगमे गुनगुनाने का, नए सिरे से इन छोटी छोटी यादों को बनाने का, दोहराने का। तो अब हम आपको बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से कितने सुरीले स्टाइल में सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है शुएब, कोई भी तारीखी मौका आता है तो उस तारीख को दोहराने के लिए महकमा डाक खास काम करता है, टिकट जारी करता है। एग्जैक्टली। और बाज लोगों की ये हॉबी होती है कि वो बहुत सारी टिकट इकट्ठा कर। एग्जैक्टली किरण, फैसलाबाद के अख्तरुस्सलाम सिद्दीकी साहब की भी यही हॉबी है। उनके पास जखीरा है टिकट्स का, तो वो जखीरा देखते हैं अब्दुल अहद की रिपोर्ट में। पहली बार 14 अगस्त 1948 में टिकटों ने जश्न आज़ादी मनाया। 1985 में बाबाए कौम के अफकार को टिकट्स में उतारा। 14 अगस्त 1973 को आईने पाकिस्तान को टिकट का हिस्सा बनाया गया। महकमा डाक ने 14 अगस्त 1990 को आजादी के हीरोज की टिकट्स जारी की। फैसलाबाद के अख्तरुल इस्लाम सिद्दीकी को जश्न आजादी की टिकट से जुनून की हद तक प्यार है। 30-40 साल हो गए जिसको हमने बाकायदा कलेक्टर इसको चलाया है। मेरे पास जो आज तक टिकट जारी हुए पाकिस्तान के महकमे डाक से, वो तमाम मौजूद हैं। 24 बार कायदे आज़म के पोर्ट्रेट को डाक टिकट की जीनत बनाया गया, जबकि गुज़िश्ता साल 14 अगस्त पर जारी होने वाली टिकट पर कॉमनवेल्थ गेम्स की तस्वीर शाया हुई। इम्पोर्टेंट कोई ओकेजन आ जाते हैं, मसलन 40 इयर्स ऑफ पाकिस्तान, 30 इयर्स ऑफ पाकिस्तान, 25 इयर्स, इस पे दरअसल टिकट जारी होते हैं। 2019 में कॉमनवेल्थ के ऊपर जो टिकट जारी हुआ, वो पहले उन्होंने सिर्फ 10-10 सीटें भेज दी और बहुत कम कलेक्टर्स को वो मिल सका। 14 अगस्त 2006 में पाकिस्तान के नामवर पेंटर्स को खिराजे तहसीन पेश किया गया।
मैं आपको बताऊं, ज़ियारत रेजिडेंसी कौमी विरसा है और ये बलूचिस्तान की पहचान भी है। इसीलिए तो दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं, पाकिस्तान भर से सयाह यहाँ आते हैं और यादों को ताज़ा करते हैं। तो इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से नूरुल आरिफीन। सनोबर के जंगलात से ढकी हसीन वादी की पहचान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी क़यामगाह है। लकड़ी से बनाई गई ये खूबसूरत इमारत अंग्रेजों ने 1892 में तामीर की। इब्तदा में ये बरतानवी दौर हुकूमत के अफसरान और पॉलिटिकल एजेंट की सरगर्मियों का मरकज रही। बानी पाकिस्तान ने नासाजी तबीयत की वजह से अपनी जिंदगी के आखिरी 2 माह 10 दिन इस रिहाइशगाह में कयाम किया, जिसकी वजह से इसे कायदे आज़म रेजिडेंसी का नाम देकर कौमी विरसा करार दिया गया। तारीखी इमारत को देखने के लिए साल भर सयाहों का रश लगा रहता है। फर्स्ट टाइम मैंने विजिट किया और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, और मैं जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूर आके ये दफ़ा देखें। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको बहुत सुकून सा मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जो है ना सुकून जैसा है, आराम जैसा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। खूबसूरत इमारत कायदे आज़म की बारोब शख्सियत का एहसास दिलाती है। यहाँ न सिर्फ बानी पाकिस्तान की यादगार तस्वीर मौजूद हैं, बल्कि इसे म्यूजियम बनाकर कायदे आज़म की ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया भी रखी गई हैं। ये जो हमने सब देखा है ये हम पहले किताबों में या टीवी में देखा करते थे, ये आज हमने देखा है सब अपनी आंखों से, तो बहुत दिल खुश हुआ। इमारत के बैरूनी चारों अतराफ में लकड़ी के सतून हैं और इमारत के अंदरूनी हिस्से में भी लकड़ी का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से किया गया है। इमारत में 4 कमरे हैं, जिनमें निचली मंजिल में ख्वाबगाह, नशिस्तगाह और एक हाल नुमा कमरा है। ऊपर की मंजिल में 2 ख्वाबगाह और एक बैठने का कमरा है। पुरफिजा वादी में दाखिल होते साथ ही इंसान को राहत और सुकून महसूस होने लगता है। इसीलिए बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में यहीं कयाम किया। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, सामा ज़ियारत। अब मैं आपको सियालकोट से शहजाद अहमद की खुसूसी रिपोर्ट दिखाती हूँ, क्योंकि शहरी इकबाल का कायदे आज़म ने कई बार दौरा भी किया और यहाँ खिताब भी किए। क्या अहमियत, क्या इसका पस मंजर, हम आपके सामने रखते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1944 में सियालकोट का 3 रोज़ा दौरा किया था। किन किन मकामात पर वो गए और कहां कहां खिताब किया, आइए आपको दिखाते और बताते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 28 अप्रैल 1944 को सियालकोट में पहुंचे, जहां कोडली बहराम चौक में उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया और फिर वो काफिले की सूरत में वहां से एबर्ड रोड, ग्रीनवुड स्ट्रीट से होते हुए अल्लामा इकबाल के घर के बाहर पहुंचे, जहां पर एहतरामन वो कुछ देर के लिए खड़े हुए। उन्होंने खामोशी इख्तियार की और फिर वहां से काफिले की सूरत में शहर के मुख्तलिफ मकामात से होते हुए वो रात को तलाब शेख मौला बख्श में पहुंचे। और मैं इस वक्त उसी तरीही मकाम पर मौजूद हूं जहां पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने हाथों से कौमी परचम लहराया था और उसके बाद यहाँ पर शहरियों से खिताब किया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने खिताब में फरमाया था कि लाहौर के 23 मार्च 1940 के जलसे से किसी सूरत भी कम सियालकोट का यह जलसा नहीं है, यहाँ से हम मजीद अब आगे बढ़ेंगे। ये कायदे आज़म जो खिताब किया था ये अंग्रेजी ज़बान में किया था, जिसका तर्जमा सरदार अब्दुल रब निश्तर ने किया था। और फिर यहाँ से वो काफिले की सूरत में हियाबान इकबाल पहुँचे थे। तस्वुर पाकिस्तान हो, तहरीक पाकिस्तान हो या इस्तेहकाम पाकिस्तान हो, मरे कॉलेज का किरदार सबसे अहम है। और ये कि मरे कॉलेज के स्टूडेंट्स आज भी इस चीज़ की तैयारी करते हैं कि वो पाकिस्तान को मजबूत करेंगे और उसके इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे, और उनको स्पेशली यहाँ पे तैयार किया जाता है। कि कायदे आज़म के दौरा सियालकोट की जो निशानियाँ हैं, जो अमारात हैं, जो मकामात हैं, वो उनके नक्श मिटते जा रहे हैं। मासवाए मीर हसन हॉल के, जिसे कॉलेज इंतज़ामिया ने इस वक्त संभाल के रखा है, महफूज रखा है। आपने देखा कि ख़ियाबान इकबाल या उसके बाद तालाब शेख मौला बख्श, सब के अंदर के तमाम नक्श मिट चुके हैं। और हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है कि तरीही हैसियत की हामिल इन जगहों को हिफाजत के साथ कौमी यादगार के तौर पर, कायदे आज़म की निशानियों के तौर पर महफूज किया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिलें। तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दौरा सियालकोट एक संगे मील की हैसियत रखता है। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। इस साल जश्न आज़ादी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि कोरोना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आई और इसीलिए हमने लॉकडाउन को ईज किया, हमने गैदरिंग्स अलाउ की। अब लोग मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो क्यों ना आपको इस्लामाबाद लेकर चलें और इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट लेकर चलें कि वहाँ से यूँ तो इस्लामाबाद का नज़ारा भी शानदार होता है, लेकिन जो म्यूजियम है वहाँ पे वो भी ज़बरदस्त है। उस म्यूजियम में क्या गहमा गहमी है, क्या हलचल है, क्या रौनक है आज के दिन, ये हमें दिखाएंगी हमारी नुमाइंदा अरहम खान। कोरोना से आज़ादी मिली तो अवाम तारीख के झरोकों से मुल्क की आज़ादी के नज़ारे करने फिर पहुंच गए। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम जो खुल गया, यहाँ पे इलाहाबाद जलसा, 3 जून मंसूबा, कायदे-आज़म का पहली दस्तूर साज असेंबली से खिताब समेत तारीख के तमाम यादें मौजूद हैं। आइए यहाँ का रुख करने वालों से बात करते हैं। बहुत ही देर के बाद हम घर से बाहर निकले हैं और हम यहाँ पे इस्लामाबाद आए हैं। हम इतनी दूर से आए हुए हैं ना, नारवाल से हम यहाँ पे आए हैं। घर में रह रह के बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे। यहाँ पे आके हमारा दिल कर रहा था कि अपने आप को थोड़ा फ्रेश करें। 14 अगस्त का महीना है, हम यहाँ देखते हैं, फिर हमें जो 1947 और उससे पीछे हुआ वो सारा हमें रिमाइंड होता है। ये सब कुछ फिर हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कायदे-आज़म और इल्हामा इकबाल की जो पिक्चर्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे फेवरेट लीडर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है इस पाकिस्तान के लिए। हमारी लीडर्स की बहुत ज़्यादा कुर्बानी है, जिसकी वजह से हमें ये फ्रीडम मिला है और हमें इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि वो अपने बच्चों को ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ पर हिस्ट्री के बारे में हमें पता चले और हमें ये पता चले कि फ्रीडम किस तरह मिला। आज़ादी का दिन है 14 अगस्त और इस हिसाब से हमने इल्हामा इकबाल को देखा, उन्होंने सोचा था और कायदे-आज़म ने बनाया पाकिस्तान को। हम तो इस दिन को बहुत ही खुशी से मनाते हैं। 14 अगस्त को केक लेके काटते हैं, घर में बहुत एंजॉय करते रहते हैं। 14 अगस्त के हवाले से हम इस जगह पर लेके आए हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को हम बताएं तहरीक आज़ादी क्या थी, हमने ये किस तरह से मुल्क को हासिल किया था। मेरा तो जीना मरना पाकिस्तान है। मॉन्यूमेंट म्यूजियम में दाखिले के क्या तकाजे हैं, इंतजामिया से जानते हैं। गवर्नमेंट के तयशुदा SOPs को बाकायदा फॉलो करते हैं। जब विजिटर्स आते हैं तो उनको बताया जाता है कि आप मास्क पहने, अगर उनके पास मास्क नहीं है तो टिकट काउंटर पे मास्क अवेलेबल हैं। उसके अलावा एंटर होते ही उनकी स्क्रीनिंग होती है, हैंड सैनिटाइज किया जाता है और हम जब खुद दाखिल होते हैं हमारी भी स्क्रीनिंग होती है। हम लोग ग्रुप्स इकट्ठे होने नहीं देते। शहरियों का कहना है अगस्त में दोहरी खुशी मिलने पर जश्न आज़ादी का मजा दुबाला हो गया। एहतियात बहरहाल जरूरी है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के गोलरा स्टेशन आपको लेकर चलते हैं और एक शानदार बोगी की सैर कराते हैं। वो बोगी ऐसी है जो किसी ट्रेन से नहीं जुड़ी हुई बल्कि खूबसूरत यादों के सिलसिले से जुड़ी हुई है। और यादें भी किसकी? बानी पाकिस्तान की। फरार रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद के गोलरा स्टेशन पर खड़ी ये शानदार बोगी RA38, जिसके बाहर ना कुलियों की सदाएं हैं ना मुसाफिरों का हंगामा, लेकिन इसके अंदर खूबसूरत यादों का एक खजाना छुपा है। बेडरूम, डाइनिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा बावर्ची खाना और 2 बाथरूम्स भी। ये है कायदे-आज़म की सैलून के अंदर का हाल, जहां उम्दा फर्नीचर भी नफासत से रखा है। सोर्सेज हैं वो यही बताते हैं कि कायदे-आज़म ने कराची तक इसमें सफर किया था। ये पाकिस्तान रेलवे म्यूजियम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जाहिर है हमारे जो बानिया पाकिस्तान है उनसे ये मुंसलिक है। बाबाए कौम से जुड़ी यादों ने इसे कौमी विरसे की हैसियत दे दी है, जिसका ख्याल भी दिलो जान से रखा जाता है। तो सारी चीज़ों का हम ख्याल करते हैं, आते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कायदे-आज़म जिंदाबाद। तारीख के झरोकों में सैर के मतवालों का ये बोगी हमेशा खैर मकदम करती है। इस यादगार बोगी की हिफाजत करने वाले भी इस बात पर फख्र करते हैं कि वो बानिए पाकिस्तान की यादगार की हिफाजत पर मामूर है। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब, तहरीके आज़ादी की यादों का ये सफर अभी जारी है। अभी आपको बहुत कुछ दिखाना है, बहुत कुछ बताना है। दिन बाकी है, शो बाकी है। स्टे विद अस, वी बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। हर एक अपने महाज पर है गवाह रहना, गवाह रहना।
जी। अब हम इस इमारत के अंदर दाखिल हो गए। यहाँ पर कई कमरे हैं। हम आपको कुछ का अहवाल बताएंगे, कुछ के मनाजिर दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ इन्होंने थोड़ी सी एहतियात दे रखी है। हमारे पास परमिशन है और हम ये चूंकि आपके लिए काम कर रहे थे तो इन्होंने हमें कहा कि चलिए 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 आप जाइए कैप्चर कर लीजिए, लेकिन आप जब भी यहाँ आएंगे इस सारी की सारी एहतियात को नज़र में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, इसका ख्याल करेंगे। इस तरह से आप इस जगह का ख्याल करेंगे। चलिए अब मैं आपको क्विकली बताती हूँ स्टडी रूम के बारे में। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये स्टडी रूम की तरफ जाता है और यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा जब आप यहाँ विजिट करेंगे। यहाँ पर राइटिंग टेबल है और न सिर्फ ये कि राइटिंग टेबल है, बुक शेल्फ भी है और यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम भी है। आइए आइए देखते हैं ना अंदर क्या क्या कुछ है। मुख्तलिफ टेबल्स हैं, सिटिंग एरियाज हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के और यहाँ बुक शेल्फ भी तरह तरह के हैं। कुछ ओपन तरह के भी हैं और कुछ कैबिनेट्स भी हैं। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेलीफोन रखा हुआ है, ये भी ज़ेरे इस्तेमाल रहा मादरे वतन के, कायदे आज़म के। भाई मेरे लिए तो ये ख्याल ही काफ़ी है कि शायद यहाँ से गुजरे हों, शायद वो यही लम्हात हों, कुछ यही घड़ियाँ हों जो शायद अब वो मैच कर रही हों। मैं तो बहुत बुरी तरह से वो वक्त बड़ी बेताबी से याद कर रही हूँ जो मैंने पढ़ा, सिर्फ पढ़ा, कभी देखा नहीं। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी और जितना कठिन सफ़र उन्होंने तय किया, ये सब कुछ देखकर हर उस पल का, हर उस दिक्कत का एहसास होता है। ये तस्वीर बेडरूम में मौजूद है और यूं यहाँ पर बहुत सी और तस्वीर भी हैं। तस्वीर बोलती हैं, उनमें माजी की यादें होती हैं। हम बेडरूम में मौजूद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बेडरूम। ज़ाहिर है अयाम उन्होंने यहाँ पर गुजारे हैं। बहुत सोचते थे पाकिस्तान के लिए, बहुत सोचते थे हमारे मुस्तक़बिल के लिए, बहुत सोचते थे इस खित्ते के मुस्तक़बिल के लिए, बहुत सोचते थे अमन के लिए। वही सोच और वही थकन उतारने के लिए यहाँ पे आराम करते थे। और जब हम आराम की बात करते हैं, सुकून की बात करते हैं, तो कोई शख्स होता है जो बड़ा दिल के करीब होता है, जिसकी तस्वीर बेड के सराहने होती है। और यहाँ पर एक छोटी सी तस्वीर है कायद आज़म की अहलिया रती बाई की। साइज़ में बहुत छोटी है और वाहिद तस्वीर है यहाँ पर, लेकिन ये बताती है कि दिल के कितना करीब, कितनी प्यारी साथी थी जो उनकी तस्वीर यहाँ बेड के सराहने है। इस बेड की अगर हम बात करें, बेडरूम की बात करें या पूरे इस माहौल की बात करें, तो एक लफ्ज़ आता है ज़हन में, वो है नफासत का। नफासत का बहुत नफीस थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इस माहौल की बात कर रहे हैं, कायद आज़म की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें सोचना है कि वो सोच क्या थी, पाकिस्तान बनाने की सोच क्या थी, कि पाकिस्तान कैसा हो, कायद का पाकिस्तान कैसा हो। आप और मैं अगर आज मिलकर सोचें, अपने अपने बेडरूम में आराम से बैठकर सोचें, तो क्या वाकई कायद का पाकिस्तान है, या अभी बहुत से कदम हमें और तय करने हैं कि वाकई फिर कायद का पाकिस्तान बन जाए। तो जनाब, घर हो, घर का सामान हो, बहुत सारी यादें हो और सवारी का तस्करा ना हो, मुमकिन नहीं। अब जहां हमारा पड़ाव है ना, तो आपको पता तो लग रहा होगा, एक छोड़ दो गाड़ियां हैं। और ये भला किसकी है शोएब? फातिमा जिन्ना की गाड़ियां हैं, उन्होंने इस्तेमाल की। एक है कैडिलैक और एक है मर्सिडीज। ब्यूटीफुल कार्स, बहुत प्यारी गाड़ी, बहुत प्यारी गाड़ी किरण। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर अभी भी इन गाड़ियों को आप सड़क पर लेकर जाएंगे तो फराटे भरती हुई कहीं पर जाएंगी, चलती हैं। तो जिन्होंने रिस्टोर किया इन गाड़ियों को 2 साल पहले, उनसे बात कर लें किरण। बहुत जरूरी है, मुझे बहुत सारी बातें सुननी है, पूछनी है। ओके, तो मोहसिन इकराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ विंटेज एंड क्लासिक क्लब, कार क्लब ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक जी। बहुत मुश्किल काम करते हैं आप। बहुत मुश्किल सर। ये मुझे बाद में बताइएगा आप थैंकलेस कैसे है। पहले मुझे आप ये बताइए, यादें बनती मुश्किल से हैं, लेकिन यादों को रिस्टोर करना ये बड़ी बात है। सिर्फ गाड़ी से या चीज़ों से मोहब्बत नहीं, ये तो लोगों से मोहब्बत और उनकी अकीदत इसमें सबसे पहले आती है। ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही है जी। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ तो चीज़ें हों कि वो देख सकेंगे जी। 70 साल पहले, 100 साल पहले हमारे जो लीडर्स थे, जो फाउंडर्स थे, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे, किस तरह की घरों में रहते थे, गाड़ियों में रहते थे, लाइफस्टाइल। अब घर और बिल्डिंग्स की तो काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन कार्स की तरफ कभी भी फोकस नहीं रहा किसी भी हुकूमत का या कभी भी।
और हमारा जो क्लब है विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब ऑफ पाकिस्तान, हमारी कोशिश ये थी कि कारों में भी बड़ी स्टोरीज़ होती हैं, इन कारों की भी एक बड़ी पर्सनैलिटी है। ये बड़े बड़े लोगों को कहाँ कहाँ नहीं लेके गई होंगी मीटिंग्स में बड़ी बड़ी, तो इन कार्स का भी उन बिल्डिंग्स के साथ, उन पर्सनैलिटीज़ के साथ प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। सर, तो आपने रिसर्च किया, तो फिर क्या क्या कुछ सामने आया? कोई एक दो स्टोरीज अगर आप हमें बता सके प्लीज़। अब देखिए जी, जैसे मेरा एक ज़माने में शौक़ था कि मैं गाड़ियाँ ढूंढता था कि कहाँ पे कोई ऐसी गाड़ी पड़ी हुई है जो कि डिज़ायरेबल है फ्रॉम कलेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और ख़राब हो रही है, सड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उस पुरानी बात है, तो मैं और मेरे दोस्त है जमागा मरहूम, जो मेरे साथ को फाउंडर थे क्लब में, हम निकलते थे थर्सडेज़ को या संडेज़ को, और उस पे महाटा पैलेस हम गए और हमने महाटा पैलेस देखने के लिए, वहाँ पे पुलिस वाला बैठा हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नहीं था तब ये जो फाउंडेशन थी, जना फाउंडेशन, उनके अंडर था। तो बड़ी मुश्किलों से हम अंदर गए और हमने एक गराज की तरफ इशारा किया, मर्सिडीज़ खड़ी हुई थी सामने ही बुरे हालों में, और ये कैडलैक जो है, इस हमने कहा जी इस गराज में क्या है, तो उसने कहा गराज खाली है, कुछ नहीं है इसमें। तो हमने कहा लेकिन ताले लगे हुए हैं। उसने कहा जी मुझे 14 साल हो गए, ये पुलिस वाला, उसने कहा जी मुझे 14 साल हो गए हैं, डीसी साहब हर साल आते हैं, ये गराज कभी नहीं खोला गया। ओके, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी लिस्ट होती है, वो सारा कुछ चेक करते हैं। ठीक, तो हमने कहा जी खोलो, खोले तो सही। उसने कहा जी ताला लगा हुआ है। मैं कहा ताला तो वैसी बार टूटने वाली हालत में है, जंग से ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा आपको पता है कि वो बहरहाल वो खुलवाया हमने उसको। जब खोला तो आगे एक कैडलैक खड़ी थी। किस हालत में थी? बहुत अच्छी हालत। अच्छा, हाँ, इससे जिस हालत में यहाँ पे उससे बेहतर हालत में थी। सीरियसली? हाँ जी, क्योंकि प्रिजर्व थी, बंद था वो, ठीक है, एयर प्रूफ टाइप कपड़ा। सिर्फ ये था कि टायर पंचर हो चुके थे, टायर बैठे हुए थे, सीट्स इंटैक्ट थी, ओरिजिनल लेदर एंड सिल्क। ओके, पेंट रीपेंट हुआ था, बाद में पता चला, मेरा ख्याल था ओरिजिनल पेंट है, लेकिन वो पेंट हो चुकी थी एक दफ़ा। लेकिन ये कि बहुत कम चली हुई थी, सिर्फ धो के पेट्रोल डाल के थोड़ी बहुत ही चीज़ें करके आप चला लेते। कम चली थी और बहुत प्यार के साथ इसको रखा गया था, ये भी एक बात थी इसमें सर। अब वो भी होगा क्योंकि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कार थी, तो मोहतरमा भी ऐसी होंगी। बिल्कुल। तो एनीवे वो कार वहाँ से निकली तब से। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया महाटा पैलेस। ओके, और मैं सोच रहा था कि गाड़ी निकलेगी, देखते हैं क्या करते हैं इसके साथ। पता ये चला कि जी गाड़ी खींच के ड्रैग करके उन्होंने बाहर खड़ी कर दी, उसके पहिए किसी ने खोले कि जी पंचर बनवाएं, वो कभी बने ही नहीं। ज़मीन पे रखी हुई थी गाड़ी, मजदूर बैठ के उस पर खाने खाते थे, ऐसा ऐसा चीज़ें उतरना शुरू हो गई। और एक दिन मुझे कोई आदमी मिला मार्केट में, जनरली पासिंग बाय, समबडी हू न्यू मी, और उसने कहा मोहसिन वो कैडलैक देखी है मोहतरमा फातिमा जिन्ना की? यार उसकी घड़ी तोड़ के डैशबोर्ड में से मैंने निकाल ली है, और उसका मैंने वो फलानी लाइट्स निकाल ली, और ये चीज़ निकाल ली, वो चीज़ निकाल ली। हुआ सुन के ये मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने गवर्नर साहब को ख़त लिखा, और मेरे ख्याल में यूसुफ हारून साहब थे उस वक्त, 90s की बात कर रहा हूँ। और मैंने ये लिखा कि जी ये मुल्क का असासा है, इसको प्लीज़ आप नोटिस लें, इसको संभालें, कि ऐसी जगह खड़ा करेंगे ख़राब ना हो गाड़ी। अच्छा, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरे ख्याल में वो ख़त पहुँचा ही नहीं होगा, क्योंकि वो गाड़ी वहाँ से फिर इवेंचुअली ड्रैग करके सिंध आर्काइव्स डिपार्टमेंट है, क्लिफ्टन प्ले लैंड, वो सी व्यू वगैरह सामने, अब वो समुंदर की हवा, नमकीन हवा उससे ख़राब हुई। तो अगले 20 सालों में गाड़ी का जितना बेड़ा गर्क हो सकता था वो हो चुका था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। चलिए जी, सर से बात की, गाड़ियाँ देखी, अब एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जनाब सलमान अहमद का नाम, बहुत सारे मिली नगमे उनका नाम सुनते ही आपके जहन में आ जाते हैं, वो बहुत सारी यादें लेकर आ जाते हैं। लेकिन अब उनके इसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे, और इसमें क्या क्या कुछ होने जा रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। एक नया बैंड है, जीम बैंड, और इसमें उनके दोनों बेटे भी हैं, और साथ उनका दे रहे हैं जी कौन कौन? जुनैद इकबाल के साथ है। तो आप उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं किरण। बिल्कुल, इमरान और शेरजान, जुनैद, वेलकम टू नया दिन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जरा बताइए तो सही, हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए तो सही। आप मुझे बताएंगे कंपोजिंग के बारे में, सबसे ज्यादा किस तरह से आपने गाना बनाया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, इस गाने की कंपोजिंग मुझसे शुरू हुई थी। वो एक दिन मैं लाहौर में बैठा हुआ था, तो मेरे साथ एक गिटार था, और जैसे वो कहते हैं आमद आती है तो एक धुन आई गिटार पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये रिदम आई, कॉम्पोजिशन,
मेलोडी खुद ही अपने आप को जैसे दिखा रहा था। तो फिर मैंने अपने दोस्त जुनेद इस्लामाबाद में उसे कॉल की, इमरान अपने भाई से शेयर की। तो फिर मैंने कहा कि ये गाना है जो हमें एक साथ मिल के इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो कॉम्पोजिशन मैंने कर दी थी। फिर जो सोच थी हमारी उस वक्त वो काफ़ी हमारे मुल्क के बारे में थी। हम अपने मुल्क की लोगों के बारे में सोच रहे थे और कुछ अच्छा करना चाह रहे थे मुल्क के लिए। तो फिर ये हमने गाना बनाया दिल में पाकिस्तान। अच्छा ये बताइए, सलमान अहमद ने खुद गाने की तैयारी में कितनी मदद की आपकी, कितना साथ रहा उनका? हमें मशवरा दिया था जब हमने बना लिया था, आप कह सकते हो रफ वर्जन। तो उसमें हमने गाड़ी में मुझे याद है सुनाया था, और उनको गाना तो इमीडिएटली, क्योंकि वो ज़्यादातर फील को सुनते कि गाने की फील क्या है, तो वो एकदम उनको कनेक्ट होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीज़ें ठीक करो, ये कुछ चीज़ें हैं जो टाइटन होनी है, जैसे म्यूज़िक में कहते हैं। तो वो हमने उस पर बड़ी मेहनत डाली, क्योंकि हमने कहा कि अगर गाना अच्छा है तो हमने आधे से ज़्यादा तो काम यही है कि गाना अच्छा होना चाहिए। फिर हमने उसको थोड़ा समेटा। ज़बरदस्त। अब क्योंकि आप सब साथ मौजूद हैं तो हम चाह रहे हैं कि आज़ादी का जश्न जिस तरीके से पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है और आप साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना गाना हो जाए। आगे अपनी जीत है, जागे ये उम्मीद है, जीवन का ये गीत है, तारे चमक रहे हैं। आगे अपनी जीत है, जागे ये उम्मीद है, जीवन का ये गीत है, सबके दिल में है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारी पहचान, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान का ये सबसे लाली परचम लहराता है, हमारा दिल धड़कता है। हमारी पहचान है पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के हर शहर की अपनी एक पहचान है। हम मौजूद हैं कराची में, लेकिन कराची में रहते हुए हर शहर की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि जिस स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर हर शहर की तस्वीर कशी है। इस वक्त शाहरुख आलम का मज़ार ये तो मुल्तान में है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बुजुर्गान दीन, उनकी जो तालीमात हैं हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अहम रोल है। हमें वो भुलाना नहीं है, हमें उससे बहुत कुछ सीखना है, हर पल सीखना है और सीखते रहना है। मुल्तान के बाद अगर मैं आपको ले चलूँ बाबे खैबर, यानी पश्तूनों की सरजमीन, और बाबे खैबर की क्या बात है और क्या ज़बरदस्त इसका मॉन्यूमेंट है यहाँ पर। तो वो भी यहाँ पर इस तरीके से है कि लोग आते हैं, खिले चले आते हैं, तस्वीर बनाते हैं, और ना सिर्फ बाबे खैबर बल्कि और जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके साथ भी तस्वीरें बना रहे हैं। 14 अगस्त का दिन आज भरपूर तरीके से कराचियाइट्स मना रहे हैं। जश्न आज़ादी है और उसका जश्न हम शायान शान तरीके से मनाते हैं। ये तो बाबे खैबर था, लेकिन अब आपको लेकर चलता हूँ मैं लाहौर, मंटो पार्क लेकर चलता हूँ। मीनार पाकिस्तान दिखाते हैं आपको। 1940 जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, उसकी याद में यादगार पाकिस्तान, जिसे बाद में मीनार पाकिस्तान कहा गया, मंटो पार्क में है, लेकिन यहाँ पर भी मौजूद है। एनीवन कैन कम एंड हैव अ सेल्फी विद दिस मीनार पाकिस्तान। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की शान है क्या? इस्लामाबाद की शान है खूबसूरत तर्ज तामीर का शाहकार फैसल मस्जिद। इट्स ब्यूटीफुल, और फैसल मस्जिद का मॉन्यूमेंट भी है यहाँ पर। तो फैसल मस्जिद अगर वहाँ नहीं जा सकते, कराची में रहते हुए किसी और शहर नहीं जा सकते, विजिट नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को सिखाना बताना बहुत ज़रूरी होता है। तारीख़ के बारे में भी, तर्ज तामीर के बारे में भी, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी। तो एक स्पॉट पर ऐसे मॉन्यूमेंट्स का होना वाकई इट्स वेरी काइंड ऑफ एजुकेटिव। इसके साथ साथ चलते हैं अब ज़रा पीछे। यूँ तो मज़ार कायद भी है, लेकिन कराची में रहते हुए मज़ार कायद का मॉन्यूमेंट नहीं, हम मज़ार कायद ही जाएंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ ज़ियारत रेजिडेंसी, जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी अयाम गुजारे थे। कायद आज़म रेजिडेंसी जहाँ पर कुछ साल पहले हमला भी हुआ, लेकिन रिस्टोर किया गया। कायद आज़म रेजिडेंसी विच इज़ इन ज़ियारत, कोयटा के करीब। मैं ख़ुद कभी नहीं गया बलूचिस्तान के किसी शहर में, मैं ख़ुद कभी नहीं गया ज़ियारत, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉन्यूमेंट की फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है। इट्स ब्यूटीफुल।
आज का दिन है, जाहिर है यहाँ पर मौजूद है और हर शहर की हमने बात की, लेकिन अब सिर्फ बात होगी कराची की। गुज़श्ता रात भी 12 बजते ही पूरे शहर में रोशनियाँ थीं। कहते हैं इसको रोशनियों का शहर, लेकिन 12 बजते ही रोशनियाँ थोड़ी ज़्यादा थी। और यही है हमारा तरीका, हम जश्न मनाते हैं। हम 14 अगस्त का जश्न भरपूर तरीके से मनाते हैं और पूरे शहर में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार भी है। पूरे शहर का अहवाल भी आपको दिखा रहे हैं और यौम में जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं। लेकिन यहाँ से अब चलते हैं वापस स्टूडियो। और ये पैगाम हमारे लिए लेकर आए तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव के लोग। और जब हम बात करें 73वें जश्न आज़ादी की, तो हम बात कर रहे हैं उस कैद की जिस कैद से हमें निकलना है। जहनी कैद है वो, जिस तरह इसमें पैगाम भी था। और आज हम इसी पैगाम को मज़ीद एलेबोरेट करेंगे और समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समझना, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहा, आप हमारा साथ दे रहे हैं इस सिलसिले में। बड़ा इनिशिएटिव है जी, कोरोना हो या फिर ये छोटे छोटे कंपल्शन, इन सब पे बात करना। मुझे ये बताइए, इतने साल हो गए हमको आज़ादी मिले, ये वीडियो अपनी जगह, लेकिन सचमुच में आपको क्या लगता है, ज़रा वो 2-3 सलाखें जो सामने खड़ी हुई आपको एक आम पाकिस्तानी की दिखाई देती है, इसको वाकई कैद समझते हैं, जिसमें राय का इजहार है, जिसमें उस राय के इजहार के बाद इस बात का खदशा है कि सामने वाले को गुस्सा आएगा, दोनों तरह की बात है, और दीगर मामलात, हम आज भी किस किस तरह के कैद में मुब्तला हैं, आप थोड़ा सा समझाएंगे हमें? बहुत ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अब देखें, एक हमने आज़ादी, एक फ़िज़िकल आज़ादी हासिल की है अल्लाह पाक के फजल करम से। हमें अपना एक धरती मिली जहाँ पे हम अपना जो वे ऑफ लाइफ है उसको फ्रीली प्रैक्टिस करने का हमें मौका मिला। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि हम कर पा रहे हैं या नहीं। तो एक जो कैद जो हैं, एक तो है कि इज़्ज़त नफ्स हमारी एक नेशनल लेवल पे मुतासर है, और एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। इस तरह अगर आप छोटी छोटी चीज़ें देखें कि हम जो फ़ॉरेन चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिस तरह ये इंग्लिश चीज़ है, ये लोकल चीज़ है, राइट, एज एन एग्जांपल। और वो और वो जिस तरह जो अल्लामा इकबाल ने भी बात की थी ना खुदी की, तो ये वही बात है कि हमारी इज़्ज़त नफ्स 200 साल जो हम लोग रहे थे उसकी वजह से मुतासर हुई थी, और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। और फिर दूसरा ये है कि दूसरों के डर से हम अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार नहीं करते, अपने अंदर ही हम उन चीज़ों को, इसलिए वो जो उलझने हैं वो हल होती ही नहीं है। एग्जैक्टली, वो हल से ज़्यादा फिर उनसे और मसले क्रिएट होते हैं। और देखें, ज़हनी उलझन तो एक अंजाम है, उसके और अंजाम है वायलेंस, उसके और अंजाम है सिक्योरिटी इश्यूज। तो फिर ये सारे जो अगर हम इजहार राय, और सिर्फ सियासी नहीं, इवन जो जज्बात और ख्यालात हमारे जो डेली ज़िंदगी में होते हैं, अगर उनको हम अंदर रखेंगे तो बढ़ते जाएंगे, उभरते जाएंगे, और फिर मुख्तलिफ नाखुशगवार तरीक़ों से बाहर निकलेंगे। ये जो हमारा इस वक्त माशरा है, हमें अपने ख्वाबों की ताबीर मिली, हमें पाकिस्तान मिला, लेकिन एक ख्वाब देखने के बाद दूसरा ख्वाब देखना और फिर उसकी ताबीर तलाश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब घर मिल जाता है, घर बन जाता है, तो उसको फर्निश करना भी ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, अब हमें घर मिल चुका है, लेकिन हम लोगों ने इसको ना ठीक से अभी तक बरता नहीं है। मैं राय ही के ऊपर वापस आऊँगी। वही जो आपने कहा कि अगर मैंने अपनी बात की तो मैंने 10 बर्डन्स के तहत की, बहुत इंतज़ार, बहुत सब्र, बड़े तहम्मुल के साथ में नहीं, बड़े जुल्म और जबर के बाद में की, और फिर उसके बाद में मैंने उसका नतीजा भी भुगता। अभी तक हम उसके करीब भी नहीं पहुंचे कि जहां मैं अपनी बात करूं सहूलत से और आप मेरी बात सुने तहम्मुल से, दिल खोल के। और ये जो ज़हनी उलझने होती हैं, ये तो सियासी या गैर सियासी नहीं होती, ये उलझने ही होती हैं। और आजकल जो हम लोग मामला देख रहे हैं, वो तो छोड़ दीजिए जो कुछ सियासत में हुआ, ये जो हम आम छोटे छोटे केसेस देखते हैं, ज़ाती ज़िंदगी लोगों की, तो बड़े से बड़े केस के बाद में उसका जो एक ड्रॉप लाइन निकलता है, जो इसका एक नतीजा निकलता है, वो ये कि किसी ने पूछा ही नहीं कि ये जिसने एक एक्सट्रीम इक़दाम किया वो किस ज़हनी उलझन का शिकार था या थी। मोहल्ले वाले नोटिस कर रहे थे, घर वाले नहीं कर रहे थे। बिल्कुल हवाइयाँ चेहरे पे उड़ी हुई हैं। मैं भी कल ही का तस्करा कर लेती हूँ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। खातून जो है ना, उन्होंने अपने कहते हैं कि कुछ बुरा वाक़या बीत गया। बहरहाल मोहल्ले वाले सोच रहे हैं कि वो खातून परेशान थी, घर वालों ने नहीं सोचा, पेरेंट्स ने नहीं सोचा, हस्बैंड ने नहीं सोचा। हम लोग इस तरह से कब तक करते रहेंगे? आई थिंक अब ये हर किसी का, हर फैमिली के ऊपर एक ये टाइम आता है जब उनको फैसला करना पड़ता है
कि हमें इसी तरह जीना है कि एक अपने दीवारें बना के अपने आसपास के मतलब कि इज़्ज़त और तहम्मुल के शक्ल में एक हम लोग एक खामोशी इख्तियार जो कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा। उससे एक जनरेशनल डिस्टेंस भी हो रहा है और मुनाफिकत भी बढ़ रही है। बच्चे वही जो चीज़ करना चाहते हैं करेंगे लेकिन वालिदैन से छुपाएंगे क्योंकि वो रिलेशनशिप ही नहीं है, वो ओपन रिलेशनशिप, वो डिस्कस करने का रिलेशनशिप। और ये जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं या यूँ कहिए कि हम सेलिब्रेट करते हैं, मैं उसके तरीक़ों पे बात करना चाहूँगी अब आपसे। शोर करेंगे, बहुत शोर करेंगे, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा उनको, थोड़ा ज़्यादा खुशी महसूस होगी, फायरिंग कर देंगे। ये इजहार का कौन सा तरीका है? आई थिंक वही है ना कि अगर आप इजहार राय को जो सेहतमंद तरीक़ेकार हैं कि इजहार करके उसको रोकेंगे तो फिर इन तरीक़ों से निकलेंगी, फायरिंग के ज़रिए निकलेंगी, फिर बदमाशी के ज़रिए निकलेंगी और फिर सुसाइड के ज़रिए निकलेगी, सब्सटेंस अब्यूज़ के ज़रिए निकलेगी। तो फिर ये नाखुशगवार तरीक़ेकार, क्योंकि निकलना तो है उसको। अच्छा, अब आप हमारी मर्ज़ी है कि हम इजाज़त दें कि लोग इजहार करें और उसको एक सेहतमंद तरीके से निकालें या फिर वो उन मनफी तरीक़ों से निकलेंगे और सबको नुकसान होगा। ये तो सिखाने वाली बात भी है, ये तो हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे बड़ों को, इवन इन स्कूल्स ये सिखाने वाली बात भी है कि हमें जश्न मनाना है तो कैसे, क्योंकि अब माहौल क्या है जिस तरह किरण ने भी तस्करा किया और हमने गुज़श्ता रात देखा भी, सिलेंसर निकाल कर जाना है और बाजा साथ लेकर जाना है, बाजा लाजमी बजाना है और बहुत ज्यादा बजाना है। सही बात है। हमने तो सिखाया ही नहीं जश्न कैसे मनाना है और हमने उनको कोई और तरीका नहीं दिया ना इजहार करने का। कोई अगर मेला होता या कोई इस तरह की चीजें होती हैं इसमें कोई एक कम्युनिटी के साथ हेल्दी एक्टिविटीज होते हैं तो उससे फिर एंड दैट डजंट मैटर कि ये माहौल किसी शहर का है या ये माहौल अंदरून सिंध का है या पंजाब के किसी गाँव का, ये इट्स नेशन वाइड कल्चरल इशू। यस, कल्चरल एक सकाफी इससे भी सोसाइटी में बिगाड़ आता है। जिस तरह आपने खुद भी कहा ना कि जब इस तरह से एक्सप्रेस आप करेंगे फिर वायलेंस की तरफ जाएंगे, फिर मामला बहुत बिगाड़ की तरफ जाते हैं। दिस इज द टाइम टू थिंक कि हमें इसको ठीक करना है और ये इंडिविजुअल की जिम्मेदारी और ये बच्चों से शुरू होगा और ये सिखाने से ज्यादा ये रोल मॉडल करने से प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे सीखेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे ये तो अब्बा जी ने सिलेंसर निकाला था, बच्चा तो कल को सिलेंसर गया वो तो पता नहीं क्या क्या करेगा बाहर जाके। किस तरह मना करोगे बच्चे को? एक बात और मुझे बताइएगा थोड़ा सा क्विकली, ये ना आज कल रात से मैं ये भी ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो फैमिली पीछे है, गाड़ी चला रहे हैं, खुद हॉर्न बजा रहे जोर जोर से, कुछ नहीं बराबर गाड़ी ने बजाया तो बहुत गुस्सा आया। जहाँ घुर सके घुरा और जहाँ कुछ उल्टा सीधा कैसे के कह भी दिया। बच्चे ये भी देख रहे हैं। तो जब आप खुशी के मौके पर निकले, सेलिब्रेट करने निकले, आपने वहां पर भी गुस्से का इजहार कर दिया। ये भी डिस्टर्बिंग है और ये बहुत अहम है क्योंकि देखें हम जो चाहते हैं हमारे बच्चे बने, हमें वैसा बनना पड़ेगा। अगर हम पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुस्सा करते हुए और डबल स्टैंडर्ड्स लेते हुए गुजार देंगे फिर हम बोलेंगे मेरे अल्लाह ताला ने मुझे बच्चे अच्छे नहीं दिए, तो अल्लाह ताला की गलती नहीं है, वो बच्चों को पेरेंट्स ये मिले हैं। बिल्कुल, तो रोल मॉडलिंग सबसे अहम है और प्रीचिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितना भी आप प्रीच करोगे तो बच्चे, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चे बोलेंगे ये तो मुनाफिक है, तो मैं मुनाफिक नहीं। हमने थोड़ा सा हमने कल ऑब्जर्व किया कि वो जो छोटी छोटी जगहों पर कुछ लाइट्स लगा के और कुछ सजावट की गई थी, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी सेल्फीज ली, वो अपनी वेल्फीज बना रहे थे। मुझे अच्छा लगा, वो तातुल था, थोड़ा सा ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा था, वो अपनी जगह, लेकिन उससे ये बात कितनी ज्यादा आया होती है कि लोगों को एक एक्टिविटी चाहिए, बहुत जरूरी है। और एनर्जी जो होती है ना यूथ में, उसको आपको चैनलाइज करना और किस तरीके से आप चैनलाइज करते हैं वो एक मुल्क की तकदीर को डिफाइन करता है। अगला 14 देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। तो जनाब, आज़ादी के दिन ज़हनी उलझनों से आज़ादी के तौर पर भी मनाए जाने चाहिए। एग्जैक्टली किरण, यहाँ से तो हम इस डिस्कशन को वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन इससे क्योंकि कुछ देर पहले हम मौजूद थे फ्लैगस्टाफ हाउस और किरण उसकी रौनकों की बात दोबारा करनी पड़ेगी। गुज़श्ता रात वहाँ बड़ा ज़बरदस्त माहौल था क्योंकि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने वहाँ पर ऐसे ज़बरदस्त स्टेप्स लिए, वहाँ पर लाइटिंग का इंतजाम किया गया, वहाँ पर फैमिलीज आ रही थी, एंजॉय कर रही थी, मैसेज रिकॉर्ड कराया था। और किरण, कितने अच्छी बात है कि बड़ा पीसफुल आप एंजॉय कर रहे हैं कि ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका, तो दिखाते हैं आपको। तो जनाब, इस तारीखी इमारत की शान कुछ और भी बढ़ गई है। यहाँ यादें भी हैं और चमक दमक भी। और ये चमक दमक किसने बढ़ाई?
किसने बढ़ाई भाई? पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने बढ़ाई, जबरदस्त तैयारी की। एग्जैक्टली जो लाइटिंग यहाँ पर हुई है, इट्स ब्यूटीफुल। और शाम को यहाँ का समा होता है कुछ अलग, और जश्न आज़ादी का समा तो वैसे ही अलग होता है। आपको पता है शोएब, मैं जब आई तो मैंने सोचा कि बस ग्रीन है सब कुछ, सब्जा है तो ग्रीन लाइट्स होंगी, लेकिन नहीं, सिर्फ ग्रीन लाइट्स ही नहीं है। यहाँ इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको सजाया। लॉन की डेकोरेशन, यहाँ की लाइटिंग अलग है, और अगर आप इमारत को देखें, उसकी राहदारियों को देखें, तो वहाँ की लाइटिंग बिल्कुल अलग है। लेकिन ये सब कुछ मिलकर बिल्कुल वैसे ही गुलदस्ता लग रहा है जैसा हमारा पाकिस्तान है। एग्जैक्टली जैसे हमारा पाकिस्तान है। और आज दोबारा से हम कहते हैं, तो हम हर शो में बात करते हैं, इज्जत करनी है, वर्दी की इज्जत करनी है, इदारों की इज्जत करनी है। इनकी वजह से हम हैं, पाकिस्तान है। जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान को कोई ताकत अनडन नहीं कर सकती, तो ये हैं वो ताकतें जो हमें बना के रखती हैं, जोड़ कर रखती हैं, और एग्जैक्टली हम चमकते हैं तो इनके दम से। तो हमें इनकी मेहनत की, इनके इखलास की कदर करनी होगी। इसी तरह से हम सब मिलकर एक अच्छा पाकिस्तान बनाएंगे। मुलाकात करेंगे मंडे को। बहुत सा ख्याल रखें, बाहर जाएं तो प्लीज बहुत एहतियात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।